अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपके सामने। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आज का हमारा टॉपिक है या जिस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं, ये है पोइटिक इंग्लिश ड्रामा। पोइटिक ड्रामा जिसकी ट्रेडिशन 20th सेंचुरी से पहले मौजूद थी। इट वाज वेरी मच देयर, इट वाज प्रेवलेंट इन रेस्टोरेशन पीरियड, it was initiated somewhere even before that period, but it did not last long, only because because of the introduction and the expansion of novel and other genre of English literature. So when we enter into the 20th century or modern age, तो हमें ये मिलता है सबसे पहले एक बड़ा एक इंटेलेक्चुअली रिच ड्रामा मिलता है 20th सेंचुरी में, ब्रिटिश ड्रामा, जिसमें आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। जी.बी. शॉ का, इब्सन का, नॉर्वेजन थे, आयरिश ड्रामा आपको मिलता है। तो इन सब के दरमियान में इनके रिएक्शन में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, इनके रिएक्शन में एक पोइटिक ड्रामा जो है वो इमर्ज होता है दोबारा से। तो दोबारा से पोइटिक ड्रामा को जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया, जिनका नाम सबसे ज़्यादा 20th सेंचुरी में लिया जाता है, ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट अ ड्रामाटिस्ट एज वेल। और ड्रामाटिस्ट भी ऐसे कि जिनके ड्रामाज ने उस वक्त बहुत ज़्यादा फेम ली। उनमें एक जो सबसे बड़ा नाम है, जैसे मैंने बताया, वो है T.S. एलियट। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने पहले चंद एक पॉइंट लिखे हैं कि 20th सेंचुरी जो है ये रिवाइवल के साथ आती है, पोइटिक ड्रामा, और रेस्टोरेशन पीरियड के बाद। और इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द प्रोज स्टाइल एंड द प्रोज प्लेज ऑफ शॉ एंड अदर्स। T.S. एलियट ने जो सबसे पहला प्ले लिखा, पोइटिक ड्रामा जो लिखा, ये दो प्लेज एट साइड बाय साइड हम रख के देखते हैं व्हेन एवर वी स्टडी पोइटिक ड्रामा। रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ दो प्लेज लिखे T.S. एलियट ने। पहला है द रॉक और दूसरा है मर्डर इन द कैथीड्रल। रॉक जो था, इट वाज स्टेज्ड, इट वाज रिटन एंड स्टेज्ड फॉर द फंड रेजिंग, चर्चेज़ की फंड रेजिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनको बनाने के लिए, फंड रेजिंग के लिए रॉक जो है वो लिखा गया। इसका जो बैकग्राउंड है वो सारा रिलीजियस बैकग्राउंड है, जिसमें आपको कैरेक्टर्स भी रिलीजियस नज़र आएंगे और आपको जो इसका जो प्लॉट है वो भी इसी तरह से है। बट जो मास्टरपीस है T.S. एलियट का, वो है मर्डर इन द कैथीड्रल। मर्डर इन द कैथीड्रल का जो इशू है, जो इसमें सबसे बड़ा जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है, वो है कैंटरबरी के सेंट थॉमस बैकेट, जिनको एक सिंबल के तौर पे आज लिया जाता है। एज अ कैरेक्टर तो वो उतना ज़्यादा उनको यूज़ नहीं किया, बट मर्डर इन द कैथीड्रल जो था, ये जब लिखा गया तो ये सबसे पहली बार ये स्टेज भी कैंटरबरी जो कैथीड्रल था वहाँ पे किया गया, जस्ट इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ सेंट बैकेट। सेंट बैकेट, कैंटरबरी, ये सब वही बैकग्राउंड है जो आपने चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में पढ़ा था। The pilgrims were going for the pilgrimage, they were just going to visit that shrine of Saint Becket। तो ये सेंट बैकेट का जो एक उनकी एक सेक्रीफाइस थी, एज अ हीरो उनको जो प्रेजेंट किया जाता है, तो ये उस पर लिखा गया है। इसमें कैरेक्टर्स के साथ साथ कोरस का इस्तेमाल किया T.S. एलियट ने। कोरस जो कि उस वक्त यूज़ हो रहा था, ये वाज मेनली कंप्राइजिंग ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, वुमेन होती थी इसमें। और इसमें एक रिचुअलिस्टिक भी प्ले है, इसमें आपको ग्लोरीफाई किया गया है, जैसे मैंने बताया सेंट बैकेट को, तो ये एक रिलीजियस बैकग्राउंड का एक बड़ा रिच प्ले समझा जाता है और ये बड़ा मशहूर हुआ। और इसी एक प्ले ने इनफैक्ट पोइटिक ड्रामा जो है उसको एक बूस्ट दिया। अगर हम T.S. एलियट में आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट प्ले है वो इनका है द फैमिली रीयूनियन। इट वाज अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल पोइटिक ड्रामा, किसी हद तक रिलीजियस बैकग्राउंड, लेकिन ये ज़्यादातर आपको साइकोलॉजिकल और नज़र आएगा। ये और इससे अगला प्ले दोनों जो हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एक यंग नोबल मैन है, हैरी लॉर्ड मॉन्चेंसी, जो कि अपने एंसेस्ट्रल होम वापस आते हैं। उनकी मदर जो हैं वो चाहती हैं, एमी, वो चाहती हैं कि वो यहाँ रहें, लेकिन ही वाज ऑब्सेस्ड कि उन्होंने शायद अपनी बीवी को कत्ल किया है, तो अपनी इस बीवी के कत्ल के ऑब्सेशन की वजह से वो वहाँ रहना नहीं चाहते। बेसिकली वो उनको जो कुछ भी वहाँ नज़र आता है वो सारे हेलुसिनेशंस होते हैं। तो हेलुसिनेशन, और ये जो एक प्ले है ये आपको एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी कन्वे करता है। बड़े अच्छे, अब ये देखने में तीन लफ्ज़ हैं, बट रियलिटी ऑफ इल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ रियलिटी, ये इल्यूजन ऑफ रियलिटी आपके सामने लेके आता है। द कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल पार्टी जो है
इसमें एक हस्बैंड है और एक पार्टी जो है वो अरेंज की जा रही है। एक हस्बैंड वाइफ उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी अरेंज की, बहुत सारे लोगों को बुलाया, पार्टी शुरू होती है, बट द हस्बैंड फील्स एम्बैरेस्ड व्हेन ही फील्स दैट हिज वाइफ इज़ अवे, ही कैन नॉट फाइंड हर एनीवेयर। तो होता क्या है जी कि जो हस्बैंड है इसका अपना किसी और के साथ अफेयर होता है, बीवी का किसी और के साथ होता है, बट दे वर लिविंग इन अ वेरी मिसमैच्ड रिलेशनशिप। तो वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट होता है जो फिर इनको पार्टी जब ओवर हो जाती है समहाउ और द अदर, वो इन दोनों को बुलाता है, इन दोनों को बात करता है। तो ये इस चीज़ पे है। फाइनली फिर जो एक जो बिलवेड होती है हस्बैंड की, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाती है वापस रिलीजन की तरफ। तो ये जो एक एंड पे वो रिकनसाइल कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। ये दो प्लेज आपको साइकोलॉजिकल प्ले के तौर पे नज़र आएंगे। साइकोलॉजिकल मॉडर्न प्ले और मॉडर्न लिटरेचर में एक क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये साइकोलॉजिकल भी होता है। तो ये आपको ये दो साइकोलॉजिकल और ये दो जो है ये रिलीजियस प्ले नज़र आएंगे। बट ओवरऑल क्या है, स्टाइल कौन सा है, ओवरऑल इसका स्टाइल जो है वो है पोइट्रिक ड्रामा का। ये एक बड़ा नाम है टी.एस. एलियट, बड़ा नाम, बड़ा दरख्त, उसके नीचे जब छोटे जो पौधे होते हैं उनको उगने का मौका नहीं मिलता, जैसे हम अक्सर कहते हैं। तो वो कुछ छोटे नेम्स हैं, स्टीफन स्पेंडर, W.H. ऑर्डन, क्रिस्टोफर इशरवुड एंड क्रिस्टोफर फ्राई। ये वो लोग थे जिनका एक एक दो प्ले इन्होंने लिखे इसी ट्रेडिशन पे, बट दे कुड नॉट गेट फेम एज टी.एस. एलियट गॉट इन दैट पीरियड। लेकिन पोइट्रिक ड्रामा जो है इसने अपनी एक प्रेजेंस, अपनी एक प्रोमिनेंस ज़रूर शो की इन द फर्स्ट 50-60 ईयर्स ऑफ English literature of 20th century in modern age. So this was all about the poetic English drama with the skill of T.S. Eliot. I'll come back with some more topics on modern English literature. Thanks for watching.